ये वाले क्वेश्चन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर सब लोग को पता है क्या करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? किसी भी नंबर का इंटीजर पार्ट देता है, राइट? अगर मुझे अगर इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो आप n की वैल्यू 5 चालू करने को बोला आप लोग को 8 अगर इसमें रखते हो तो -1 से स्क्वायर कितना होगा 1, क्योंकि 1 पर 1 हो जाने वाला है 8/2 4, करेक्ट? उसके बाद जब आप लोग n की जगह पर 9 रखोगे तो अंदर क्या आएगा -9/2 मतलब -4.5। उसके बाद अगर आप n की जगह पर क्या रखने वाले हो 10 रखोगे तो 5, उसके बाद माइनस ऐसे चलता रहेगा। और आप लोग को जाना कहाँ तक 100 के पहले का टर्म कौन होगा 90, उसके पहले 98। जब आप 98 रखोगे तो क्या होगा 49 और 99 रखोगे तो क्या होगा और सबसे लास्ट में जब 100 रखोगे तो क्या होगा 50। अब आप लोगों को दिखता होगा कि भाई ये तो पेयर बन रहा है। -9.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? -9.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? क्या करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या काम करता है, क्यों इसका जन्म हुआ है? ठीक है, वो आपको हर नंबर का क्या करके देगा इंटीग्रल पार्ट ढूंढ के देता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि -4.5 का इंटीग्रल पार्ट कितना है तो क्या बोलोगे -5 होगा। 4 -4 इसे काम मिला है -4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट क्या होगा -5। अगर ये तो समझ में नहीं आता तो ऐसा समझ लो कि इमीडिएटली जो छोटा इंटीजर होता है वो आपका आंसर। तो -4.5 से छोटा इंटीग्रल कौन -5। इसका आंसर 4 का 4 ही होगा। बाजू में -5 है तो पूरे का पेड़ -1 आने वाला है, फिर सेम यहाँ पर 5 है, बाजू में -5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो वापस क्या होगा तो हर एक में -1 आएगा। यहाँ पर भी देखो ना 49 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 49 -99/2 कितना -49.5 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -50 49 -50 तो -1 कितनी बार आया कितनी जोड़ी बनी आपकी 8 से चालू करके आप सब कहां तक गए 8 से 100 छोड़ दो 100 वाला अलग नहीं है, मल्टीप्लिकेशन पेयर नहीं बना है 99 तक आप 8 से चालू करके 99 तक गए। 8 से लेके 99 में तो कितने टर्म्स होते हैं 90, उसमें दो की जोड़ी तो 90 नंबर को दो की जोड़ी बनाओ तो कितनी बार होगा 45 टाइम। तो -1 45 टाइम तो इसका आंसर -45 50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 50 -45 और पहले कोई डाउट है बता दो। कहाँ से चालू किया तुमने 8 से चालू किया था 8 से चालू किया और वहां तक अपने 99 तक गए ना। तो 8 से लेके 99 मतलब कितना टर्म्स हो गए 92 सॉरी 92 टर्म्स होगा। 8 से लेके 99 तक गए ना 98 तक नहीं तो -46 92 टर्म्स से जोड़ी कितनी बनेगी 46 तो -46 + 50 का आंसर ये बताओ कोई और डाउट?
फर्स्ट वाला उनसे फर्स्ट वाला 2 log 3 raised to x वाला में क्या दिया 3 टर्म दिए। अभी तीनों टर्म किसमें एपी में। अगर तीनों टर्म अगर एपी में है तो आपको बोला जाता है कि सम ऑफ द कॉस्ट और सॉरी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी बस इतना ही है। इसका रेसिप्रोकल सॉरी ये भी तीनों टर्म एपी में नहीं, इसका रेसिप्रोकल एपी में। अच्छा 2 का रेसिप्रोकल लोग का रेसिप्रोकल करते हो तो क्या होता है नंबर बेस बन जाता है, बेस नंबर बन जाते हैं। तो प्रॉपर्टी आपको ध्यान होनी चाहिए। यहाँ पर भी नंबर बेस बनेगा और बेस नंबर बनेगा, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। और क्वेश्चन के हिसाब से तीनों टर्म किसमें एपी में। एपी की कंडीशन क्या होती है ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड मतलब लास्ट टर्म या थर्ड टर्म। ठीक है, वापस लोग की अगर प्रॉपर्टी लगाया जाए तो 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो और बेस का पावर जब बाहर जाता तो कैसे जाता है रेसिप्रोकल हो गया। तो 2 का 2 बाहर गया, 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचा log 2 ऑफ 3 सेम। यहाँ पर भी 4 को 2 स्क्वायर लिखे हो 2 बाहर ले, क्या हो जाएगा 1/2 रेसिप्रोकल। लोग में ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी नहीं आती तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, प्रॉपर्टी आती है तो सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन है 1/2 या दोनों का एलसीएम 2 को सामने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो 2 log 2 ऑफ 3 माइनस 4, फिर यहाँ क्या बचा 1 प्लस log 2 ऑफ 3 प्लस 1/2। ये ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए, तो हमारी प्रॉब्लम है कि लोग घटेगा तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी, तो हमें किसको हटाना है लोग को हटाना है। लोग को हटाने में इसका प्रॉब्लम कौन करने वाला है, क्या प्रॉब्लम करेगा लोग हटाने में प्रॉब्लम कौन करेगा। अच्छा ये लोग अगर मुझे हटाना है तो मेरी प्रॉब्लम कौन है 1 बाय बीच में 1 है तो लोग कैसे हटा लोगे आप, तो आपकी प्रॉब्लम कौन है उसको आपको लोग में लिखना है। तो कैसे log 2 1 को लिखना है तब क्या लिखोगे log 2। जैसे आपको अपनी प्रॉब्लम समझ में आती है तो सॉल्यूशन मिलना चालू हो जाता है। जब मुझे समझ में आया 1 प्रॉब्लम है कैसे लिखेंगे लोग में log 2 तो लोग में प्लस का क्या हो जाता है तो log 2 ट्वाइस ऑफ 3x प्लस 7/2। और एक चीज प्रॉब्लम करने वाला है जब तक ये 2 बीच में तब तक भी आप लोग नहीं हटा सकते, तो 2 भी हटाना है तो 2 को क्या करोगे पावर में ले लोगे। अगर पावर बाहर जा सकता है तो बाहर का नंबर पावर में भी जाता अंदर तो जाता है बट कैसे जाता है पावर होके जाता है। तो 3x - 4 का होल स्क्वायर। अब लोग हट जाएगा, लोग हटेगा तब रहेगा क्या हमारे पास 3x - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3x प्लस 7/2। ठीक है, वैसे तो अब इसके बाद है ना आप लोगों को x की वैल्यू फाइंड करना है तो ऑब्जेक्टिव है इसलिए सब्जेक्ट होता तो पूरा करता मैं या इंटीजर होता तो पूरा करता, बट अब एक ऑप्शन है हमारे पास तो फिर मेरे हिसाब से पूरे को सोल्व करने से अच्छा है क्या करा जाए ऑप्शन रख लिया जाए। वरना पूरा कर तो ऐसा नहीं कि स्क्वायर करके 3x को थोड़ा इजी करने के लिए क्या करो मान लगे कि चलो उस टाइम पर ऑप्शन था ही नहीं इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे करता मैं तो 3x को t ले लेता इजी करने के लिए। तो क्या होता है ये t - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t प्लस 7/2 t - 4 का स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16 इक्वल टू 2t प्लस 7 ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2t को शिफ्ट करोगे तो माइनस 10t प्लस 9 तो t माइनस 9 और t माइनस 1 दो फैक्टर है तो t इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 1। t कौन है 3 9 मतलब कितना 3 2
यहाँ पर t कौन है 3x1 मतलब कितना 3x0 दोनों का इक्वेशन को x इक्वल टू 2 और यहाँ पर x इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो पॉसिबल सॉल्यूशन है और पूछा क्या है उन लोगों ने देन x इज इक्वल टू। अब जब x की जो दो वैल्यू आएगी 2 और 0 उसमें आप चेक करोगे तो दोनों में से कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है, या दोनों पॉसिबल है। कैसे चेक करते हैं? नंबर या बेस नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आप x को 0 रखते हो तो 3 1 1 4 -3 पॉसिबल नहीं है, ये 0 हो नहीं सकता। तो पॉसिबल से कौन सी वैल्यू है? फिर इंटीजर टाइप का 24 तो 0.05 वाला 0.05 उसके पावर में log √20 ऑफ 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 ये सीरीज कहाँ तक जा रही है? एंड नहीं है, मतलब इनफाइनाइट तक जा रही है। ये जो ऊपर जो आपको सीरीज दिख रही है वो कौन सी सीरीज है? पहले अगर इसकी बात करें, बाद में log बुक का बात करेंगे। 0.01 इज 1/10, 0.01 इज 1/100, 0.001 इज 1/1000। ये तो जीपी हो गया और वो भी जीपी का फॉर्मूला a अपॉन r कितना है? 1/10, 1/100/1/10 तो 1/10, 1 - 1/10 एंड 9/10, 10 और 10 कैंसिल, क्या मिला? 1/9। तो अब पूरा क्वेश्चन क्या हुआ? अच्छा 0.05 को 5/100 ना 1/20 log √20 को क्या लिख सकते हो? रूट हटाया तो 20 का कितना पावर? 1/2। बेस का पावर जब बाहर जाता है तो मतलब वापस वही प्रॉपर्टी नहीं आती है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, प्रॉपर्टी आती है तो क्वेश्चन बनेगा। बेस कितना? 20 है ना, 20 का पावर 1/2 को 1/2 रेसिप्रोकल होकर बाहर निकल गया। ये 2 को मैं पावर में लेके अच्छा 1/20 और एग्जांपल 1/20 को 20 रेज़ टू -1 लिख सकता हूँ। यहाँ पर ऐसा हो गया -2 log 20 ऑफ 1/9। 1/9 को 9 का पावर, नंबर का पावर कहाँ जाएगा? बाहर। नंबर का पावर तो -1 बाहर जाएगा तो माइनस प्लस 2 20 का पावर क्या बचा? 2 log 20 ऑफ 9। ये 2 को पावर में लेके जा सकते हैं। अब log की प्रॉपर्टी के हिसाब से a raised to log a of b का आंसर, a raised to log a of b का आंसर b, तो फिर 20 raised to log 20 of 9 स्क्वायर का आंसर। तो जीपी के इनफाइनाइट यूज हुआ, बाकी log की प्रॉपर्टी थी। में 3 टर्म दिए 1080, 1070 प्लस 1010 और 1010। बोले ये किसमें? एपी में, जीपी में, एसपी में, किसी में भी नहीं है। अच्छा 3 एंगल बात हो रही है 80, 70 एंड 10। तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन जब भी आए हमें 10 या 4 तक कोई एक एंगल पकड़ते हैं हम लोग, बाकी दोनों में लिख लेते हैं। इसमें एक बार करके देखते हैं। 1080 को हम क्या लिख सकते हैं? 70 प्लस 10, 10 ऑफ एप्पल की फॉर्मूला 10a प्लस 10b होल अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं
तो 1080 माइनस 1080 1070 1010 is equal to 1070 plus 1010. अब ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है और हमें चाहिए 1080 1070 प्लस 1010 और 1010 की वैल्यू। वो डायरेक्टली लिख सकते हैं बट ये 1070 बचेगा, ये 70 को हो नहीं पाएगा। इसके बाद का स्टेप की आपको समझ पाता हूँ कि ये जो मल्टीप्लिकेशन टर्म है तो यहाँ कहीं जरूरत नहीं है, इसको हटाने के ऊपर फोकस किया जाए। इस 1080 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 10 है ना, 80 को क्या लिख सकते हैं और 90 माइनस 10 तो 10 का क्या बनेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव और ये कोट 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, रेसिप्रोकल है ना। तो देखा जाए तो आपके पास बचने क्या वाला है इसके बाद 1080 माइनस 1070 इज इक्वल टू 1070 प्लस 1010। जैसे मैं माइनस 1070 को दूसरी तरफ शिफ्ट भी कर लेता हूँ, ठीक है 1080 1070 प्लस 1010 एंड 1010 के बीच में क्या रिलेशन होगा ये पूरा 10 वापस एक्सपांड करें मुझे इसके बाद और एक बार एक्सपांड क्यों तो रिलेशन चाहिए नहीं आपको, तो सिर्फ ये पता करना है कि एपीजी के बराबर अगर ये एपी में इसका मतलब क्या कि इसका जो डबल होगा वो इसको इसके एडिशन के बराबर होगा। मुझे नया रिलेशन बना के मुझे कोई वैल्यू ढूंढनी नहीं है। इसी में अगर कुछ कर पाया जाए सामने की जो रिलेशन सेटिस्फाई होता हो, आंसर क्या दिया एपी क्या आया आप लोगों के पास 1080 किसके बराबर हुआ 21070 प्लस 1010 ये रिलेशन हमारे पास आ गया। और ऐसे क्वेश्चन आप कई बार चैप्टर कोई भी हमेशा क्या पर एक एंगल को बाकी दोनों में लिख दो करते जाओ फिर क्या पूछना है चैप्टर के हिसाब से यहाँ तक पहुंचे। ये पक्का है कि जीपी का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि जीपी का कंडीशन क्या होता है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, ऐसे तो कहीं रिलेशन नहीं आने वाला। एपी एक पॉसिबिलिटी है या तो फिर ये कुछ भी नहीं क्योंकि एपी भी होगा तो रेसिप्रोकल में चाहिए होता तो रेसिप्रोकल वाला भी कुछ या तो ये एपी है या तो कुछ नहीं है। एपी की कंडीशन के हिसाब से इसका डबल किस पर इसका एडिशन के बराबर होना चाहिए, इसका डबल तो 21070 प्लस 210 तो 21070 आ गया पर अभी 210 बाकी है तो 210 लाने के लिए काम करता हूँ दोनों तरफ 1010 ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 1080 प्लस 1010 इज इक्वल टू 21070 प्लस 210 तो 2 कॉमन ले लूंगा
अब केपी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, तो बीच में ही है ना। वापस वही कंडीशन के हिसाब से हमारा मिडल टर्म डबल होना चाहिए, तो डबल बन रहा है। की सीरीज याद है? ठीक है, एक बार देखो 70 क्वेश्चन करे, उसके पहले मेरे को ई रेस्पेक्ट की सीरीज याद कराओ। ई रेस्पेक्ट की सीरीज x0 y प्लस चलता नहीं गई है कहाँ तक। अब आप क्वेश्चन देखो 70। Sigma of n equal to 1 to infinite 2n square plus 3n plus 4 upon 2n factorial। सबसे पहले सेपरेट करते हैं, राइट, और क्योंकि आप ऑप्शन देखोगे कैसे पता चलता है कि ई रेफ्लेक्ट की सीरीज को लेके कुछ तो बात हुई है। सारे ऑप्शन देखिए, हर ऑप्शन में ई, और ई का मतलब क्या होगा? ई रेफ्लेक्ट अगर ऊपर है तो व्हाट इज सीरीज ऑफ ई, मतलब एक की जगह पर क्या रखने वाले हो 1। ई रेफ्लेक्ट अगर ये है तो ई रेफ्लेक्ट को 1 की सीरीज क्या होगी? एक की जगह पर 1 रखोगे, क्या हो जाएगा? ये 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल अप टू द इंफिनिटी। अगर मेरे सारे ऑप्शन अगर ई में हैं तो फिर मेरे पास ऐसी सीरीज आनी चाहिए। ऐसी सीरीज का आने का मतलब है कि ऊपर n बचना ही नहीं चाहिए। ऊपर n बचेगा तो चेंज होगा ना, कुछ भी हो जाए। अगर आप ऊपर का n हटा पाए तो क्वेश्चन बनेगा, वरना क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। सीरीज समझ में ऊपर तो बनी चाहिए। अब उसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? नीचे ऊपर 2n स्क्वायर अलग अलग करूंगा तो 2n स्क्वायर, नीचे 2n फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो? 2n into, तो पहले 2 और 2 कैंसिल, n एक बार कैंसिल, ठीक है। फिर यहाँ पर है आपके पास 3n अपॉन 2n फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल को वापस लिखोगे तो 2n into 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये n और n कैंसिल। फिर यहाँ पर क्या बचा? 4 अपॉन 2n फैक्टोरियल। यहाँ से और यहाँ से ऊपर से n कट गया, फिर नीचे का भी टेंशन आ जाएगा ना कि नीचे कुछ डायरेक्टली बन जाने वाला है। क्योंकि नीचे इसलिए नहीं बनेगा बिकॉज यहाँ पर 2n माइनस 1 देख के मुझे समझ में आ रहा है कि तो ऑड नंबर की बात हो रही है। 2n देख के मुझे समझ में आ रहा है कि सिर्फ इवन नंबर की बात हो रही है, जबकि यहाँ पर ऑड इवन दोनों होने चाहिए। तो बाद में सोचेंगे, पहले एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अभी प्रॉब्लम है न्यूमरेटर में n नहीं चाहिए, दो जगह से n हटा, यहाँ पर अभी भी n बचा है। अब उस n को कैसे हटाएं? उस n को कैसे हटाएं? तो फिर एक ही क्वेश्चन, भाई n को हटाने में हेल्प कौन कर रहा है आपको? यहाँ से n क्यों हटा? बिकॉज आपको नीचे वाला हेल्प कर रहा है, और तो कोई हेल्प करना ही नहीं। आपको वापस ये n हटाना है, इसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसकी हेल्प लोगे कैसे? हेल्प देने के लिए लोग तैयार है, लेना भी तो आना चाहिए। वो भी कलाई है, दोस्तों हेल्प ले ले, तो आप इससे हेल्प लोगे कैसे? भाई मेरे पास 2n माइनस 1 फैक्टोरियल है, वो मेरे को हेल्प करने के लिए तैयार है, तो मैं हेल्प लूंगा कैसे? आपने 2n फैक्टोरियल की हेल्प कैसे ली? जब तक फैक्टोरियल है तब तक आप हेल्प नहीं ले सकते हो, तो फैक्टोरियल हटाने के बाद ही हेल्प लोगे। तो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसका मतलब कि नीचे 2n माइनस 1 आया तो ऊपर भी 2n माइनस 1 होना चाहिए, कोई घटेगा। 2n माइनस 1 लाने के लिए 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2n हो गया। फिर 2n के साथ मुझे माइनस 1 चाहिए, तो मैं माइनस 1 करूंगा, प्लस 1 करूंगा, प्लस 3 अपॉन और फिर 3/2 इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 4 अपॉन 2n फैक्टोरियल। ये सब तो था ही आपके पास। फिर यहाँ से आप अलग अलग करोगे तो 2n माइनस 1 2n माइनस 1 कैंसल, क्या बचेगा? 1/2n माइनस 2 फैक्टोरियल।
राइट। और यहाँ पर 1 अपॉन ये पूरा, 1 अपॉन ये पूरा, तो 1 अपॉन 2n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1, तो वापस 2n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख दो, फिर ये वापस नीचे क्या हो जाने वाला है। और इस ब्रैकेट के बाहर 1/2 है, 1/2 सबके साथ नहीं है, वो 1/2 से किसी टर्म के साथ है। ऐसा मतलब मान लो कि सिग्मा सब में अलग अलग पहले लगा लेता हूँ, है ना, सिग्मा तो सब में अलग अलग जाएगा, ठीक है। सिग्मा यहाँ पर भी है, सिग्मा यहाँ पर भी है, 3/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/2n माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा, यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा 1/2n फैक्टोरियल बचेगा। n इक्वल टू 1 से चालू होकर इनफाइनाइट तक जा रहा है, n इक्वल टू 1 से चालू होकर इनफाइनाइट तक। मैंने तो बताया, अब देखो तो ऊपर का प्रॉब्लम सॉल्व है, ऊपर n है। अब 1/2n माइनस सिग्मा अगर हटाता हूं तो n की वैल्यू 1 रखना चालू करूं तो n को अगर आप 1 रखते हो तो यहाँ पर आएगा क्या, पहले n को 1 रखोगे तो 0 फैक्टोरियल, फिर 1 रखोगे तो 0 फैक्टोरियल, 2 रखोगे तो इवन नंबर ही आएगा, सारे 2 के मल्टीपल ही आएंगे, 2 कॉमन है। फिर उसके बाद 2 रखने पर 2 फैक्टोरियल है, 3 रखोगे तो यहाँ पर सारे इवन टर्म आ जाएंगे, बाजू में सारे ऑड टर्म है ना। 1 रखूंगा तो 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल चलेगा। एक काम और कर लेता हूँ मैं, ये ब्रैकेट ओपन करके एक स्टेप और कम कर सकता हूँ। ये 1/2 इसके साथ गया, ये 1/2 इसके साथ भी गया, ये 1/2 और ये 3/2 सही तो है, 1/2n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 1/2 प्लस 3/2 टाइम, ये 1/2 टाइम और ये 3/2 टाइम सही तो है, तो 1/2 टाइम प्लस 3/2 टाइम 2 टाइम, ये ठीक है। और ये सारे कैसे नंबर देने वाले आपको, इवन, ये भी सारे कैसे नंबर देने वाले हैं, इवन, राइट। बस फर्क इतना ही होगा, लिख लेता हूँ यहाँ पर भी इस जगह पर 1 से चालू करोगे 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल चलता रहेगा, कहाँ तक, ये सारी की सारी सीरीज इनफाइनाइट है, ठीक है। यहाँ पर सारे इवन टर्म, यहाँ पर सारे इवन टर्म है और यहाँ पर सारे ही ऑड टर्म है। अब देखो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी ई की सीरीज है, अब थोड़ा सा सोचिए अगर यहाँ पर मेरे पास ई की सीरीज है जिसके अंदर मेरे पास सारे ही नंबर है डिवाइड में, इवन भी है और ऑड भी है, और यहाँ पर या तो ऑड की बातें हो रही है या तो इवन की बात हो रही है, जिसकी सीरीज ट्रांसफर मेरे पास नहीं है, तो वापस दिमाग लगाएंगे भाई सिर्फ इवन और सिर्फ ऑड है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ तो सारे ही नंबर है, तो वापस दिमाग लगाऊंगा तो मुझे समझ में आएगा कि भाई यहाँ काम करते जैसे x को 1 रखा था वैसे x को एक -1 रखा, x को -1 रखोगे तो होगा कि ऑल्टरनेट साइन में चल जाएगा, e का पावर -1 -1 तो 1 ही हो जाएगा, बट -1 माइनस, तो अब ऑल्टरनेट साइन चलेगा, यहाँ पर प्लस 1/3 फैक्टोरियल होगा, यहाँ पर -1/3, सीरीज दोनों ही कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट। अब क्या करूंगा, इन दोनों को एक बार ऐड कर लूंगा, जब इन दोनों को एक बार ऐड करोगे तो क्या बनेगा, e प्लस 1/e, ऐड करोगे तो सिर्फ इवन टर्म बचेंगे और सबट्रैक्ट करोगे तो फिर ऑड टर्म बचेंगे। सारे टर्म चाहिए तो ई है, बट आपको तो या तो ऑड चाहिए या तो इवन की, दो एक सीरीज बनानी पड़ेगी, लेट्स को क्या कर लो माइनस। अब ये सारी चीज आपकी क्लिक होनी चाहिए, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। अब ये सारी वैल्यूज को याद रख दिया जाए, सिर्फ इवन की जगह पर e प्लस 1/2 रख दिया जाए, है ना, ये जो आप लोगों के पास ये पूरी सीरीज है उसकी जगह पर क्या रखोगे, e प्लस 1/e डिवाइड बाई
2 यहाँ पर क्या रखोगे e -1 डिवाइड बाई 2 4 नंबर की जगह पर वापस वहां पर e प्लस 1/e डिवाइड बाई 2 -1 ये -1 किस लिए 1/0 सीरीज बनी ठीक है। अब एक बार ऑप्शन देख लेते उसकी ऊपर से सिंप्लीफाई कर लेते कि ऑप्शन में कैसे दिए हुआ है। ऑप्शन में एक तो मुझे समझ में कि मेरा आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा, क्योंकि ई और डी में ये कांस्टेंट वाला -1 दिया ही नहीं। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो -4 आएगा ना, वो गिवन ही नहीं है। इसका आंसर में बी में -4 दिया, सी में -4 दिया, तो दोनों में से एक आंसर होने वाला है। बाकी का फिर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पर ई वाले टर्म को और 1/e वाले टर्म को अलग अलग करो। यहाँ पर ई के साथ कितना e/4, यहाँ पर e/4 प्लस ई प्लस 2e, ये ब्रैकेट ओपन करो तो e/4 आएगा, यहाँ पर ये 2 कैंसिल तो सिर्फ e आएगा, यहाँ पर ये 2 जब 4 होगा तो 2e आएगा, तो 2e प्लस e 3 है ना, e/4 प्लस 3। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक की तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 13e/4, 13e/4, तो ये बी में है, तो बी आंसर होगा। एक बार चेक करोगे तो, और ई वाला भी एक बार 1/e वाला भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 1/e डिवाइड बाई 4 तो 1/4e, यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल तो -1/e, फिर यहाँ पर 2 2 जब 4 2 प्लस 2 इंटू 1/e तो प्लस 2/e, करेक्ट। 2/e माइनस 1/e, 1/e भाई 2/e में से 1/e गया तो कितने बार बचेगा 1/e बचेगा, एलसीएम कितना है 4, तो यहाँ पर 5/4 बी आंसर। तो पूरी की पूरी सीरीज ई के बेस पर है। बात अगर कोई डाउट है तो क्लास के बाद पूछ कीजिएगा। तब हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना डिस्कशन कर चुके हैं कि सबको याद है, जो बातें हमारी हो गई अभी तक, क्या क्या बातें हो गई है। हमारी बात चालू हुई थी डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर उसके बाद आया हमारा सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें 2 पार्ट थे, इंटरनल डिवीजन डिवीजन। दोनों के फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, प्लस और माइनस का। और जब मैं k/1 का रेशियो लेकर रेशियो फाइंड करता हूँ तो मुझे कैसे पता चलता है कि वो इंटरनल डिवीजन का रेशियो की एक्सटर्नल डिवीजन पॉजिटिव आया तो नेगेटिव आया तो। हार्मोनिक कंजुगेट वर्ड का मतलब क्या होता है, P and C are harmonic conjugate of each other, इसका क्या मतलब है, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन सेम रेशियो, एक्सटर्नली डिवाइड करता है, सेम लाइन सेगमेंट सेम रेशियो, बट एक पॉइंट इंटरनल डिवाइड करेगा, एक पॉइंट डिवाइड करेगा। फिर ट्रायंगल के प्योर एरिया की फॉर्मूला सोर्स ऑफ कोएफिशिएंट याद रखनी है। बाकी 4 मेन पॉइंट, मीडियन, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सर्कमसेंटर। सेंट्रोइड क्या है, सारे मीडियंस का किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो उसकी फॉर्मूला बनी। एबीसी का सेंट्रोइड और डीईएफ का सेंट्रोइड, वेयर डी इज ए फर्स्ट और मिड पॉइंट ऑफ ऑल द 3 साइड्स सेम ही होता है, क्योंकि सेंट्रोइड बेसिकली क्या करता है, तो ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट देता है, तो वो हमेशा सेम ही होने वाला है। ऑर्थो सेंटर इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ
कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर का जहाँ 90 डिग्री बनता है। इन सेंटर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ सारे इक्वल बाइसेक्टर। और इन सेंटर नाम के पीछे का रीजन क्या था? जो इन सर्कल बनेगा उसका सेंटर और सिंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम ही पॉइंट है, तो उसका नाम दिया गया सेंटर। उसकी डायरेक्टली में फॉर्मूला बताइए आपको क्या था वो? उसमें एबीसी क्या है? इसके लेंथ को ए बोलते हैं, एबी के लेंथ को सी, भाई जो भी सींगे वो बोलते हैं। एबी है तो सी बोलेंगे, बीसी है तो ए बोलेंगे, सी है तो बी बोलेंगे। और लास्ट में आया था सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर क्या है? पर्टिकुलर साइड बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट। और सर्कमसेंटर नाम के पीछे का रीजन बाहर जो सर्कल होता है जो वर्टेक्स से पास होता है उसका सेंटर और वो पॉइंट सेम होता है। ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसका ये चारों पॉइंट सेम होते हैं और बाकी कोई भी ट्राइंगल होते हैं इनके बीच कोई रिलेशन है सबके बीच? क्या 3 पॉइंट कौन कौन से 3 पॉइंट? ऑर्थो सेंट्रल, सेंट्रोइड एंड इंसेंट्रल। मतलब मैं इसको याद करने का आपको इजी तरीका बताता हूँ। आप सब लोगों को एक कंपनी सबको पता होता है जो गवर्नमेंट कंपनी ओएनजीसी, सबने इसको नाम सुना होता है ना? ओएनजीसी का नाम सबने सुना होगा, शायद कोई होगा जिसको ओएनजीसी नहीं पता होगा। एनी जो था ना पहले टाइम पर इसके अंदर और एक भी कंसेप्ट होता था 9 पॉइंट सेंटर का। अब 9 पॉइंट सेंटर आप लोग सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट ये ओएनजीसी आप इसलिए ध्यान में रखो आपके लिए इजी हो जाएगा याद करना। ऑर्थो सेंटर 9 पॉइंट सेंटर सिलेबस में नहीं है तो ये हटा दो। सी फॉर सेंट्रोइड, डी नॉर्मल किसके लिए डिनोट करते हैं? और सी फॉर सर्कमसेंटर, इनिशियल लेटर सर्कमसेंटर, इनिशियल लेटर ऑर्थो सेंटर, जी फॉर सेंट्रोइड। ये 4 पॉइंट के बीच में रिलेशन से चारों सेम डिस्टेंस पर होते हैं। ऑर्थो सेंटर से लेके 9 पॉइंट सेंटर का डिस्टेंस, 9 पॉइंट सेंटर से लेके सेंट्रोइड का डिस्टेंस और सेंट्रोइड से लेके सर्कमसेंटर का डिस्टेंस सेम होता है। मेन प्रॉपर्टी ये है। और चारों पॉइंट कोलिनियर, सभी डिस्टेंस की बातें बोली, राइट। ये चारों पॉइंट कोलिनियर होते हैं और सेम डिस्टेंस के होते हैं। तो अब अगर 9 पॉइंट सेंटर जो मेरे सिलेबस में नहीं है तो बीच में से एक यूनिट का डिस्टेंस हटा तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? सेंट्रोइड जो होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कमसेंटर को हमेशा कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? ठीक है। अब इस तरह से इसको आराम से याद रख सकते हो। फिर ये सब करने के बाद हम लोग आए थे स्लोप पे। स्लोप क्या है? इंक्लिनेशन विद एक्सेस। फाइंड करने के 3 ऑप्शन। पहला एंगल tan थीटा, बट थीटा कौन सा एंगल? एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल। थीटा कोई भी एंगल नहीं चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने वाला एंगल ही चलेगा। tan थीटा स्लोप देता है। थीटा ना दिया हो पर उसके ऊपर से 2 पॉइंट दे रखा हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से आप लोग स्लोप निकाल सकते हो। लाइन का इक्वेशन दे रखा और स्लोप निकालना हो तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस a बाय b। लाइन का जनरल फॉर्म कैसा होता है? ax plus by plus c equal to 0, जिसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं ना। कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है? तो स्लोप फाइंड करने का माइनस a बाई बी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। यहाँ तक हमारा डिस्कशन हुआ। ठीक है, आगे एंगल बिटवीन 2 लाइन। एंगल बिटवीन 2 लाइन, अगर आपके पास ये लाइन है, ये लाइन है, राइट। तो बेसिकली कोई भी 2 लाइन, इफ दे आर नॉट पैरेलल, इफ दे आर नॉट पैरेलल देन डेफिनेटली दे आर इंटरसेक्टिंग एट सम पॉइंट। कि पैरेलल होगा तभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बाकी हर केस में इंटरसेक्ट कर नहीं वाला है। तो अगर ये पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करते होंगे तो दोनों के बीच में कोई एंगल भी बनता होगा। मुझे एंगल पता करना है, एंगल बिटवीन 2 लाइन। 2 लाइन के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है? हर लाइन का कोई ना कोई इंक्लिनेशन होगा, इसका भी कोई इंक्लिनेशन होगा। सपोज ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है।
तो ये लाइन जो है इसका स्लोप कितना, अगर ये एंगल थीटा 1 है, tan थीटा 1, ये एंगल थीटा 2 है, इसका स्लोप नॉर्मली स्लोप को किससे डिनोट किया जाता है, m1 और m2 नाम से। आपको फाइंड कौन करना है, थीटा। आपको तो थीटा फाइंड करना है। थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल, ये सबको पता होता है। थीटा 1 किसके बराबर, थीटा प्लस, तो आपको ढूंढना क्या था, थीटा, तो थीटा किसके इक्वल, थीटा 1 माइनस थीटा 2, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर tan अप्लाई करूँ, दोनों तरफ tan इससे अप्लाई करूँ तो tan मुझे क्या देता है, स्लोप, दोनों तरफ tan अप्लाई करते हैं। यहाँ पर tan ऑफ a माइनस b की फॉर्मूला लग सकती है, tan ऑफ a माइनस b की फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू करेक्ट। तो tan थीटा 1 की वैल्यू, tan थीटा 1 की वैल्यू m1, tan थीटा 1 हमने किसको नाम दिया, m1 को tan थीटा 2 m2 डिवाइडेड बाय, इसका मतलब ये कि अगर मेरे पास दोनों लाइन का स्लोप हो, अगर मुझे दोनों लाइन का स्लोप पता हो तो मुझे एंगल मिल जाएगा। तो दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए कोई पूछेगा आपको क्या चाहिए, तो हम क्या आंसर देंगे, मुझे सिर्फ स्लोप चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। अगर स्लोप अगर मुझे पता है, मतलब मुझे m1 m2 पता है, m1 m2 पता है तो मुझे tan थीटा पता चलेगा, tan थीटा पता चलेगा तो थीटा भी पता चलेगा। सपोज मैंने m1 m2 की वैल्यू रखा और यहाँ पर आंसर 1 आ गया पूरा सोल्व करने को, तो tan थीटा 1 आया, तो tan कब 1 होगा, 45 डिग्री, तो मुझे एंगल पता चल जाएगा 45 डिग्री। बट यहाँ पर आप सोचोगे तो आपको दो एंगल मिलने चाहिए। अगर कोई बोले कि भाई मेरे पास ये दो लाइन है, दोनों लाइन में 45 डिग्री बना है, कोई स्टूडेंट अगर ये बोले नहीं सर ये 45 नहीं बना, इसने 135 बनाया, तो हम उसको मना नहीं कर सकते, वो भी तो सही बोल रहा है, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है, तो उसने अगर ये 45 तो उसका एक्सटर्नल एंगल कितना बनता होगा 45। तो कोई भी दो लाइन के बीच में दो एंगल बनेंगे, राइट, कोई भी दो लाइन के बीच में हमेशा दो एंगल बनेंगे, इंटरनल एंगल और दोनों के बीच में क्या रिलेशन, दोनों का एडिशन मिलके हमेशा। तो अगर एक का आंसर अगर इसको अगर मैं थीटा हो तो दूसरा क्या होगा 180, तो दोनों की वैल्यू में क्या फर्क होगा कि tan थीटा की वैल्यू और एक tan 180 माइनस थीटा की वैल्यू 180 है, तो tan का क्या रहने वाला है 90 into 2, 90 का 1 मल्टीपल, tan का क्या रहेगा 10 ही रहेगा, बट क्वाड्रेंट सेकंड, इन सेकंड क्वाड्रेंट tan इज पॉजिटिव और नेगेटिव माइनस 10। इसका मतलब कि आप ये एंगल लोगे, आप ये एंगल लोगे, दोनों की tan की वैल्यू के बीच में से क्या किसका डिफरेंस होता है, प्लस एंड माइनस का, किसका डिफरेंस होता है प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो आप लोगों के पास यहाँ पर प्लस और माइनस का मतलब मुझे दो आंसर आने चाहिए, मेरे पास प्लस tan थीटा भी आंसर आना चाहिए, मेरे पास माइनस tan थीटा भी आंसर आना चाहिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो फिर वो प्लस और माइनस लाने के लिए लास्ट में यहाँ पर एक मोड लगाना है, ये मोड जब हटेगा तो सामने क्या आएगा प्लस भी आता है माइनस भी आता है, इसलिए मुझे दोनों चाहिए था, प्लस tan थीटा भी चाहिए था और माइनस। दो एंगल के बीच में, अगर दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करने की ये फॉर्मूला दी गई, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो अगर हमें पूछे कि 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों लाइन के बीच में एंगल फाइंड करके दो, तो हम क्या करेंगे, दोनों का स्लोप निकालेंगे। पहली लाइन का स्लोप बताओ, कितना 2, कैसे 2 माइनस a बाई b, a कौन है 2, b कौन है -1, तो -2 बाई -1 तो 2 हो जाएगा। दूसरी लाइन कर दो -1 माइनस हो a अपॉन b, a भी 1 है b भी 1 है, m1 मिल गया m2 मिल गया, राइट। पूरा स्ट्रेट लाइन के 90% ही छोड़ो तो 100%, दो चार क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी 900 में से 95% में आपको एक ही कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, वो है स्लोप। स्लोप के बिना कुछ नहीं, तो स्लोप निकालने के 3 ऑप्शन है आपके पास,
एंगल से निकाल लोगे अगर एंगल दिया होगा तो, 2 पॉइंट बन दिए होंगे तो वहां से निकाल लोगे, और तीसरा लाइन का इक्वेशन दिया होगा जैसे इसमें दिया, मुझे स्लोप निकालना ना, नहीं आने वाली कोई बात है भी नहीं, माइनस ए बाई बी तो लगाना है, स्लोप निकल गया। सर काफी बच्चों को ये भी कंफ्यूजन आता है, सर आपको कैसे पता चलता है M1 उसी को लेना है, किसी का स्लोप को M2 इसी को लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अच्छा लगता है आप इसको M2 ले लो, इसको M2 ले लो, क्योंकि लास्ट में तो मोड ही है ना, क्या फर्क पड़ता है किसका आप M1 ले लो किसका आप M2 ले लो, इसलिए उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, tan थीटा इक्वल M1, M1 आया 2, M2 आया -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 + 2 into -1, डिवाइडेड 1 + M1 into M2, 2 into -1 -2, 1 - 2 -1, तो tan थीटा इक्वल टू -3 का मॉड 3, तो थीटा इक्वल टू, अगर मुझे tan की वैल्यू नहीं पता है कि भाई tan कब फ्री होता तो है, पर पता नहीं कब होता है, तो उस केस में क्या करोगे, इनवर्स लेता हूं, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हो, इसको यूज कर, ये तो हम ध्यान में रखेंगे। और इसी रिलेशन से स्ट्रेट लाइन के सबसे दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मिलती है। ये सपोज टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों के बीच में कितना एंगल, दोनों लाइन पैरेलल, दोनों के बीच में कितना एंगल, 0 डिग्री, और कोई एंगल ही नहीं बनाएंगे, दो लाइन अगर एंगल ही बना तो कितना डिग्री, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर 0 रख दूं, तो थीटा की जगह पर 0 रखोगे तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan 0, tan 0 1 होता है, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 डिग्री कितना 0, तो tan 0 0 है, तो फिर मॉड हटेगा तो 0 को तो क्या फर्क पड़ता है ना, +0 -0 एक ही बात है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो M1 - M2 = 0, तो M1 = इस समय ये पता चल गया कि भाई दो लाइन अगर पैरेलल है, सीधी बात है ना, दो लाइन अगर पैरेलल है, कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का इंक्लिनेशन सेम नहीं होगा क्या, मेरी थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप मस्ट बी सेम इक्वल, करेक्ट। तो कभी भी बात है कि भाई ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसमें दोनों का स्लोप आपको सेम दे रहा है। सेकंड, सपोज बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर, दो लाइनें दोनों के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 डिग्री मतलब दोनों के बीच कितना एंगल 90, थीटा 90, तो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू M1 - M2 अपॉन 1 + M1 into M2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan 90 डिग्री, नॉट डिफाइन, अनडिफाइन, अनडिफाइन तो क्या होता है 1/0, तो फिर अगर इसको अनडिफाइन होना है तो 0 किसको होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को, 1 + M1 M2 को क्या होना पड़ता होगा 0, 1 + M1 M2 को 0 होना पड़ता होगा, तो M1 M2 को किसके इक्वल होना पड़ेगा, इट मींस इफ एनी टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर, if any two lines are perpendicular with each other, then product of slope of this both lines must be equal to minus। अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है, ये चेक करने के लिए सबसे इजी तरीका दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट करके देखो। अगर -1 आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, तो क्या रिलेशन मिला, if two lines are parallel then slope must be same, if two lines are perpendicular then product of slope equal to -1। तो मुझे बताओ, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए 2x + 3y + 5 = 0 and kx - y + 3 = 0 are perpendicular with each other, then find the value of k, then find value of k। तो कैसे करें, इसका स्लोप कितना, अरे जैसे आपने सुना परपेंडिकुलर का आपने सबसे पहले प्रूव किया दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट, अगर वो नहीं आ रहा तो मतलब ब्रेक के बाहर अब कुछ गलत है, ब्रेक से जोड़ रहे, परपेंडिकुलर सुना मतलब स्लोप का प्रोडक्ट -1, पैरेलल सुना मतलब स्लोप सेम, इसका स्लोप कितना -2/3, नीचे वाले लाइन का स्लोप कितना के -a/d, तो k अपॉन -1, तो -1 कट जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना है माइनस, तो माइनस कट
के की वैल्यू और दोनों अगर पैरेलल होता तो के इक्वल टू -2/3। बस इससे हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है, कोई भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है? अब चलिए वापस दो बोलो लाइन का जनरल फॉर्म ax plus by plus तो आप मुझे बता सकते इसका जो पैरेलल लाइन होगा उसका इक्वेशन कैसा दिखेगा? इसका जो भी पैरेलल लाइन है जैसे हम इनफाइनाइट पैरेलल लाइन है ना, कोई भी लाइन की इनफाइनाइट पैरेलल लाइन होगी तो हर लाइन कैसा दिखने वाला है, उसका इक्वेशन कैसा दिखेगा? सेम दिखेगा, सेम छोड़िए दो लाइन पैरेलल है तो फिर क्या सेम होता है? दो लाइन पैरेलल तो क्या सेम होता है? स्लोप सेम होता है। स्लोप कहां से निकालते -a/b। तो अगर स्लोप सेम है और स्लोप -a/b होता है इसमें कि e और b को तो सेम ही होना पड़ता होगा। तो इसमें अगर इनका जो पैरेलल लाइन होगा उसमें ax और by को तो सेम ही होना पड़ेगा। तो फिर डिफरेंस किसका होगा? b का, कांस्टेंट का। इफ टू लाइंस आर पैरेलल विद ईच अदर तो दोनों के बीच में सिर्फ किसका डिफरेंस होना है? कांस्टेंट का प्लस c1। अगर यहाँ c1 है तो यहाँ पर c2। टू लाइंस आर पैरेलल तो सिर्फ डिफरेंस किसका होगा? कांस्टेंट। आप लोग पेज में और एक चीज पढ़ते थे फर्स्ट एक्सरसाइज कि कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसकी क्या कंडीशन होती है, कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है उसकी क्या कंडीशन होती है, कोई भी दो लाइन कोइंसिडेंट होते हैं उसकी क्या कंडीशन होती है। पढ़ते थे आप साइड को ध्यान से दिए थी तो क्या बोलते थे आप लोग? सेम पर रटते थे बट वो कंसेप्ट आता कहां से? स्लोप से आता था कि भाई अगर मेरे लाइन का इक्वेशन अगर a1x plus b1y plus c1 equal to 0 है और a2x plus b2y plus c2 equal to 0 है तो ये दो लाइन अगर पैरेलल लाइन है तो हम क्या बोलते थे? पहले कोइंसिडेंट लाइन है तो हम क्या बोलते थे? a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to, बस दिखने में अलग दिखता है बाकी होते से नहीं। पैरेलल की कंडीशन क्या थी? a1 by a2 equal to b1 by b2 by वो बिकॉज पैरेलल लाइन होगा तो स्लोप को सेम होना पड़ेगा, तो स्लोप को सेम होना पड़ेगा तो इनके रेशियो को सेम होना पड़ेगा। तो फिर डिफरेंस कहां करता होगा? इसलिए हम बोलते हैं कि कोई भी दो पैरेलल लाइन होता है तो उसमें से किसका डिफरेंस होता है? कांस्टेंट का। ये लाइन का इंटरसेक्टिंग मतलब दोनों का स्लोप सेम नहीं है, स्लोप सेम नहीं है तो फिर a1 b1 और a2 b2 का रेशियो सेम नहीं आना चाहिए, स्लोप सेम आ जाएगा वरना तो इसलिए बोलते हैं ऐसा है तो a1 by a2 is not equal to b1 by b2। फिर उसको c1 c2 से कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है ना। तो अब आपको समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों होता था कि कोइंसिडेंट में सब सेम होता था बट पैरेलल में सिर्फ यही सेम होता था बिकॉज़ स्लोप सेम होता है, राइट। तो ये किसकी कंडीशन? अगर मुझे कभी भी चेक करना कि दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं तो सिर्फ आपको उसको कांस्टेंट से देखने का, क्या सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है तो ये इसको दिया पैरेलल। पर अगर सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस नहीं उनके कोएफिशिएंट का भी डिफरेंस है। अब काफी बार दिखने में ऐसा लगता है कि भाई 2x + 3y + 5 = 0 देते हैं, फिर 4x + 6y + 9 = 0 देते हैं। पूछते हैं बच्चों को कि दोनों लाइन पैरेलल है तो बोलते नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये अलग-अलग है। उन्होंने रटा होता है कि भाई सेम होना चाहिए, बस इसको आप 2 से डिवाइड भी तो कर सकते हो। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 2x + 3y + 9y = 0 तो हो गया ना सेम। अगर आप ऐसे चेक करते हो तो सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस, ठीक है। यानी सपोज टू लाइन्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर पैरेलल है तो कांस्टेंट का डिफरेंस होगा। सपोज दे आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर तो परपेंडिकुलर लाइन तो किसका क्या फर्क होगा? पहले कांस्टेंट तो अलग हो गए बच्चों, कांस्टेंट तो अलग होने के बाद है ना, पैरेलल हो या परपेंडिकुलर कांस्टेंट तो डिफर करेगा। स्लोप क्योंकि रिलेशन स्लोप का होता है, कांस्टेंट का कोई रिलेशन नहीं होता, तो स्लोप के रिलेशन के हिसाब से इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू माइनस इसका स्लोप कितना है? -a/,
तो फिर उसका परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होना चाहिए? बी बाई ए। तो बी बाई ए का स्लोप होगा जब x का कोएफिशिएंट b हो और y का कोएफिशिएंट माइनस ए, क्योंकि बाहर वाले एक माइनस होता है और आपको b बाई ए लाना है। इट मीन कि इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर तो ये दोनों इक्विवेलेंट से इंटरचेंज हो जाते हैं, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर परपेंडिकुलर है तो माइनस ए बाई बी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो -1 बनेगा बी बाई ए से। तो अगर यहाँ पर स्लोप माइनस ए बाई बी है तो दूसरे लाइन का स्लोप बी बाई ए ही बनना चाहिए। तो मैंने ये दोनों रेसिप्रोकल उल्टे हो गए, मतलब चेंज हो गया। x का कोएफिशिएंट अब b हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट अब a हो जाएगा। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं? एक टू लाइन था परपेंडिकुलर, b का साइन जो प्लस था उसकी जगह माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कभी देख के बताना हो, मुझे बोले कि 2x + 3y - 5 = 0 and 3x - 2y + 7 = 0, तो मुझे सिर्फ स्लोप ढूंढे बिना बताना कि दोनों परपेंडिकुलर तो बोलो ये है। तो सबसे पहले x y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो गया और ये कितना ही बदल गया। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा सेकंड का टाइम बताने के लिए, अदरवाइज मेन कंसेप्ट तो वही है कि भाई पैरेलल है तो स्लोप सेम होना चाहिए, परपेंडिकुलर तो स्लोप का प्रोडक्ट यही है।
हुआ सबका? मैंने आपके सामने 3 पॉइंट लिखा, ठीक है? आपको ये जो तीनों पॉइंट है एबीसी वो कोलिनियर पॉइंट है या नहीं है वो चेक करना है, बट अलग अलग मेथड से चेक करने को बोला है। क्वेश्चन भी मेंशन है कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं चेक करके दो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, by using section formula, by using area of triangle, by using slope. आपको 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करने के लिए अभी आपका शेड्यूल बहुत सारा 4 मेथड जो आपको आनी चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर तीनों कोलिनियर है कि नहीं कैसे पता चलेगा? जरूरी नहीं कि बी पॉइंट बीच में होगा, तो ये तो नहीं बोल सकता कि मैं ए बी प्लस बी सी हमेशा अच्छी होगा, बस मैं ये जरूर बोल सकता कोई भी दो का डिस्टेंस तीसरे के इक्वल होना। तो ये नहीं पता है कि अपने को बीच में कौन सा होगा, तो हम हमेशा ये तो लेके नहीं कर सकते कि बी बीच में होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ के लिए ए बी निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और कोई भी दो का एडिशन थर्ड के इक्वल होना है। अगर ये हो गया तो कंफर्म हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। मान लेते हैं अगर सी बीच में हुआ तो फिर ये सी प्लस सी बी का एडिशन ए के बराबर हो जाना चाहिए। बी पॉइंट बीच में हुआ तो फिर ए बी प्लस बी सी सी के बराबर हो जाना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है क्योंकि टेंशन नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला से प्रूव करना तो कैसे करेंगे? ये तीनों पॉइंट आपको प्रूव करना है कोलिनियर है कि नहीं चेक करना है, बट बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या करना है? क्या करेंगे? अगर ये कोलिनियर है, ये पहले से अगर लोग एज्यूम करके चले, मे भी हमारा एजम्पशन गलत हो, मे भी हमारा एजम्पशन सही हो, बट अगर ये कोलिनियर होगा तो बी एक ऐसा पॉइंट है जो ऐसी लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करता होगा? ए का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है -1,2, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 2,3, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,12। इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूला के हिसाब से बी का कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए? 4k - 1/k+1 और 7k + 2/k+1। ये किसका कोऑर्डिनेट हुआ? बी का। पर बी का कोऑर्डिनेट तो मुझे पहले से पता है कि इक्वल 2,3 के इक्वल, तो ये कोऑर्डिनेट किसके साथ इक्वेट होगा? 2 के साथ। ये कोऑर्डिनेट किसके साथ इक्वेट होगा? तो मेरा एजम्पशन सही कब माना जाएगा? जब दोनों के की वैल्यू सेम आ जाए। ठीक है, के की वैल्यू अलग अलग हो नहीं सकती। अगर के की वैल्यू सेम आ जाती है तो मतलब कि हमारा एजम्पशन करेक्ट है, तो फिर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। और अगर के की वैल्यू अलग अलग आती है तो फिर एजम्पशन गलत है, तो नॉन कोलिनियर। ये हुआ सेक्शन फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है तो ट्राइंगल बनेगा? ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया 0 होगा। मैं तीनों पॉइंट से एरिया ढूंढ लूंगा। एरिया की फॉर्मूला तीनों पॉइंट से आपको नॉट x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हुआ है। एरिया की फॉर्मूला में पुट करूंगा। अगर मेरा एरिया 0 आ जाता है तो कोलिनियर है, नहीं आता है तो
कोलिनियर नहीं, क्योंकि एरिया 0 कब आएगा, इसी केस मान सकते हैं जब ट्राइंगल नहीं बना। ट्राइंगल तो अब नहीं बनेगा if they are collinear points। पर सबसे इजी होता है अगर कोई मेथड ना बोला जाए, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं हो किसी से करना है, तो हमेशा किससे करना चाहिए, क्योंकि स्लोप सबसे इजी। क्यों? बिकॉज अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो फिर एडी का जितना स्लोप होगा उतना ही तो स्लोप बीसी का होगा। एक ही लाइन के 10-15 स्लोप तो होंगे नहीं, तो मैं एबी का स्लोप निकाल लूंगा। स्लोप कैसे निकालते हैं, पॉइंट पे रखा हो तो y2 minus y1 upon x2 minus x1, 2 minus 1 minus 1 plus 3, और फिर स्लोप ऑफ BC 7 minus 3 4, 4 minus 2 2 equal to 2। ये दोनों सेम नहीं है, मतलब कोलिनियर नहीं होगा। अगर ये कोलिनियर होता तो स्लोप पक्का है कि सेम आता। ऊपर किसी में से कोई मेथड यूज नहीं करना चाहिए जब तक मेंशन ना हो। बस एक ही करना था सबसे बेसिक स्लोप, पर नॉर्मली मेंशन करके जैसे वो लोग स्कूल के एग्जाम वगैरह पूछते हैं तो फिर सेक्शन फॉर्मूला से करके दो, तो फिर वही केस वन करें उसमें जो मेथड हमने डिस्कस किया वो कर लेना है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो फिर ये तीनों पॉइंट से ट्राइंगल बनेगा। तो मुझे चेक करने को तो ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा या नहीं होगा, तो कैसे चेक करोगे? कोलिनियर नहीं है, कंफर्म हो गया क्योंकि स्लोप सेम नहीं है, तो फिर कोलिनियर नहीं तो पक्का ट्राइंगल बनता होगा। और वो जो ट्राइंगल बनेगा तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा या नहीं होगा, वो कैसे पता चलेगा? दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्राइंगल तो कोई भी दो लाइन के बीच में तो 90 डिग्री बनना चाहिए ना। और जैसे आपने सुना 90 डिग्री, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, M1 इक्वल टू -1। कोई भी दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट तो -1 आना चाहिए। एबी का स्लोप ढूंढ लिया मैंने, बीसी का स्लोप ढूंढ लिया मैंने, एसी का भी स्लोप ढूंढ लेना। एसी का स्लोप 7 - 2 5, 4 - 1 5, क्या है तो तीनों में से 7 - 2 5, 4 + 1 5, ठीक है बनाया। इस तीनों में से किसी भी दो का प्रोडक्ट -1 हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, नॉर्मली बच्चे पाइथागोरस लगाने की ट्राई करते, वो भी मत करो, उतना भी नंबर क्यों करना है। पाइथागोरस भी सही ऑप्शन है कि भाई अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, तो उतना भी नहीं करना है, लोग सबसे ही ऑप्शन है। ठीक है, आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के दो वर्टेक्सेस दे रखे हैं, आपको बोलते हैं तीसरा वर्टेक्स ढूंढ के दो, तो कैसे करोगे? सपोज इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, बोला हुआ करेक्ट क्वेश्चन में कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके एक वर्टेक्स ओरिजिन है, एक वर्टेक्स 2, है, तीसरा वर्टेक्स क्या होगा ये ढूंढना है। तो क्या करेंगे? कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आपको तीसरा वर्टेक्स ढूंढना है, तो क्या करोगे? स्लोप कैसे चेंज होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में? नेगेटिव स्लोप होगा कैसे? एंगल 60 डिग्री होगा, एंगल 60 डिग्री होता है तो एक्स एक्सिस के साथ थोड़ी ना होता है। स्लोप आपका सिर्फ इंक्लिनेशन किसके साथ होता है? इसमें तो कोई भी एक्स एक्सिस नहीं है यहाँ तो स्लोप की बात ही नहीं होने वाली भाई। भाई स्लोप के लिए एंगल सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ ही बनता है और किसी के साथ भी नहीं बनता है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या था? पहला रिलेशन तो आपके दिमाग में है ना कि भाई 9 10 का सेंटर पे इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों साइड सेम है, तो पहले तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो पहले तो वही आना चाहिए और कुछ आने की जरूरत ही कहाँ है आपको। ये x और ये y, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 - 0 का स्क्वायर और √2 - 0 का स्क्वायर 2। AB का डिस्टेंस अगर √6 है तो इसका भी डिस्टेंस √6, तो मेरे पास x - 2 का स्क्वायर प्लस y - √2 का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? 6। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट आता है ना, तो BC का डिस्टेंस √6 होना चाहिए रूट हटाने के लिए।
स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स x minus 2 का स्क्वायर प्लस y minus root 2 का स्क्वायर इक्वल टू 6 और फिर AC का भी डिस्टेंस 60 होना चाहिए। x minus 0 का स्क्वायर प्लस y minus 0 का स्क्वायर इक्वल टू कितना नॉन है? दो। कितना रिलेशन चाहिए? दो। तो मेरे पास दो रिलेशन है, दो इक्वेशन है। तो यहाँ पर अगर ये ब्रैकेट ओपन करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x माइनस 2√2y प्लस इसका स्क्वायर 4 इसका स्क्वायर 6 और सामने भी 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। तो एक रिलेशन ये मिला आपको और दूसरा रिलेशन ये है। यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपके दो रिलेशन है। अब चाहो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ तो 6 माइनस 4x माइनस 2√2y इक्वल टू फिर तो क्या दो इक्वेशन है, दो अननोन आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे सोच करो। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 6 रख लेते हैं और 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 इक्वल टू 2x प्लस 2y है ना। यहाँ से x की या y की कोई भी वैल्यू हटा लेते हैं। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस √2y डिवाइड बाय 2 इक्वल टू x। ये x की वैल्यू को कहाँ रख लेंगे? किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं तो पुट कर लेते हैं तो y का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। x की वैल्यू जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा y का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और y का अगर एक क्वाड्रेटिक मिलेगा तो y की दो वैल्यू मिलेगी। y की दो वैल्यू मिलने का मतलब क्या होगा कि ऐसे दो पॉसिबल ट्रायंगल बनते होंगे जो उसके तरफ हो सकते हैं कि एक पॉइंट इस तरफ दूसरा इंक्लिनेटली बना कर एक पॉइंट इस तरफ बना। तो एक मेथड ये हो गया जो आप लोगों का टेंस का कंसेप्ट है कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस सेम होना चाहिए बिकॉज उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल और 11 के हिसाब से करना है तो इसमें आप एंगल को यूज कर सकते हो। एंगल बिटवीन द टू लाइन सबके बीच में एंगल कितना 60। सबके बीच में एंगल कितना 60। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों लाइन के बीच में एंगल 60 है तो वही एंगल इनके बीच में होना चाहिए, वही एंगल इसके बीच में होना चाहिए। व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन? √2 माइनस 0 तो √2 अपॉन 2 माइनस 0 √2 by 2 ना 1 by √2 √2 by minus 2 नहीं √2 by 2 y2 minus y1 upon x2 minus x1। इसका स्लोप कितना आ गया 1 by 2। इसका स्लोप अपने को पता नहीं है। अगर मैं इसको m1 नाम दूं इसको m2 नाम दूं इसको m1 नाम दिया जाए इसको m2 नाम दिया जाए तो दोनों के बीच में एंगल कितना पता है 60। दोनों के बीच में एंगल कितना पता है 60। हम क्या करेंगे दोनों के बीच का एंगल हमें पता है 60 डिग्री। तो अभी मैंने फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। उसका क्या फॉर्मूला भी हमने tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इसका स्लोप हमको पता था 1/2 वो m1 यूज किया। इसका स्लोप पता नहीं है तो m2 यूज किया। 60 डिग्री की वैल्यू √3 60 की वैल्यू √3 मोड हटेगा प्लस और माइनस आएगा प्लस माइनस √3 into 1 plus m2 by √2 is equal to 1 by √2 minus m2। एक बार प्लस लूंगा एक बार माइनस लूंगा तो m2 की कितनी वैल्यू मिलेगी? एक बार प्लस से मिलेगी वैल्यू एक बार माइनस से मिलेगी। प्लस से रखोगे तो क्या होने वाला है? ये मैंने ऐसे ही रैंडमली कोई भी पॉइंट लिए इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज आ रही है। आप लोगों को नॉर्मली थोड़ा इजी वैल्यूज देंगे और जैसे भी तो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ से m2 मिल जाना है आप लोगों को रूट वगैरह में आएगा बट m2 मिल जाएगा और एक माइनस लेके मिलेगा तो m2 की कितनी वैल्यू आएगी? दो m2 की दो वैल्यू आने का मतलब बताओ मेरे को। m2 की दो वैल्यू क्यों आएगी? m2 की दो वैल्यू इसलिए है बिकॉज आपके पास ये लाइन जैसे 60 डिग्री बना रहा है ये भी तो 60 डिग्री बना रहा है
तो एक लाइन ये एक इनटू इसका और एक इनटू इसका है, तो दोनों लाइन का स्लोप आ जाएगा, एक इस लाइन का स्लोप और दूसरा इस लाइन का स्लोप, बराबर है, राइट। अब आप लोगों को जब स्लोप मिल गया, आप लोगों को ये स्लोप मिल गया, दोनों लाइन का स्लोप मिल जाएगा अलग अलग, फाइन। ये दोनों लाइन एक तो हमने जो पहले डिस्कस किया कि भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑप्शन है मेरे पास, उससे मैं निकाल सकता हूँ, पर उसमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह आएंगे, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मुझे उसमें नहीं जाना है, मेरे पास एक एंगल का ऑप्शन है जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। अभी आपके पास क्या क्या मिल चुका है, ये स्लोप आ चुका है, इसका भी स्लोप आ चुका है। आपको ढूंढना क्या था, ये वाला पॉइंट है ना, हमारा काम क्या था, ये वाला पॉइंट ढूंढ के देना, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक लाइन है, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक लाइन है, मुझे उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ये आपके पास सपोज एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आपको पता है कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू x1, y1, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू x1, y1, व्हिच इज ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होना है। और ये लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स को यूज करना पड़ेगा, दो पॉइंट पे लाइन मिल जाता है, पर लाइन के ऊपर होते कितने पॉइंट, एक जनरल कोऑर्डिनेट लेते तो ये लाइन के ऊपर भी इनफाइनाइट पॉइंट है, भले मुझे जरूरत सिर्फ 2 पॉइंट की इक्वेशन ढूंढने के लिए, बट एक ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, एक जनरल कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x, y, क्योंकि कोई भी लाइन की इक्वेशन x और y होता ही है। और वो x और y क्या होता है, जब हम लिखते हैं, आप लोग जब लिखते हो ax + by + c = 0, तो आपको पता है x और y क्या है, x और y क्या है, a b c, a और b तो कोएफिशिएंट है, c कांस्टेंट, x y क्या है, ये x y वेरिएबल पॉइंट है। x y क्या है, उस लाइन के ऊपर होने वाला इनफाइनाइट पॉइंट, ये एक पॉइंट नहीं है, ये कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट, एक वेरिएबल पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, तो इस लाइन में कहीं पर भी हो सकता है, वो y, यहाँ हो सकता है, वो y यहाँ हो सकता है, वो y यहाँ हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, कोई भी कर्व हो। ये तो लाइन की बात कर रहे हो तो दुनिया का हर कर्व जो xy प्लेन में बनता है या 3D में बनता है, हर एक में xy तो होता ही है, 3D होगा तो xyz होगा, क्योंकि वहां पर 3 एक्सिस होते हैं, एक वेरिएबल पॉइंट तो चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर एक लेंगे अपने एक वेरिएबल पॉइंट, एक लेंगे फिक्स्ड पॉइंट। इन दोनों को स्लोप निकाल सकते हैं, y - y1 अपॉन x - x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y - y1 = m इंटू ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करने का मेथड बता दीजिए। दिस फॉर्म इज कॉल्ड, अलग अलग फॉर्म होते हैं लाइन के, दिस फॉर्म इज कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो कौन सा फॉर्म बोलते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म। वाई स्लोप पॉइंट फॉर्म, बिकॉज इसके अंदर आप स्लोप भी यूज करो और एक फिक्स पॉइंट भी यूज करो। तो लाइन का कोई भी इक्वेशन फाइंड करना और आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, तो मुझे लाइन के इक्वेशन फाइंड करो, मुझे 2 ही चीजें चाहिए। कौन कौन सी, एक उसका स्लोप और एक उस लाइन पे लाई करने वाला। एक मुझे कोई बोले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज पैरेलल विद दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू 1, 3, तो क्या बोलोगे, कैसे करोगे? ये लाइन इसको पैरेलल है, मुझे इसका इक्वेशन चाहिए। तो जैसे आपने पैरेलल सुना तो क्या समझ में आया, स्लोप सेम होगा। इसका कितना है स्लोप, 2 माइनस a बाई बी, तो इसका भी स्लोप कितना, 2, स्लोप सेम हो गया। पॉइंट दिया हुआ है, इसमें पुट कर लूंगा y - y1, y1 कौन 3, m कौन 2, x1 कौन 1, मतलब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 2x माइनस y, ये -2, ये +3 तरफ आएगा तो 3 - 2, ये मैंने ये पॉइंट इसी पे लाई कर रहे थे, बदल देते पॉइंट को 1, 4, तो क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस y -2 कैंसिल, तो आंसर इज 2x - y = 0। और अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन होगा तो उसमें सिर्फ किसका डिफरेंस होगा, कांस्टेंट का। देखो आप
तो आपको जब भी लाइन का इक्वेशन की बात आएगी तो आपको इंफॉर्मेशन इतना तो किया होगा कि आपको उस इंफॉर्मेशन के थ्रू स्लोप पता चल जाता होगा और पॉइंट पता चल जाता, क्योंकि कोई भी लाइन के इक्वेशन के लिए मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट तो चाहिए चाहिए, x1y1 फिक्स पॉइंट m स्लोप। तो फिर अब यहाँ वापस आ जाते हैं जब ये पॉइंट ढूंढना था, दिस पॉइंट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस लाइन। मुझे इस एंगल से स्लोप मिल चुका है, स्लोप पता था मुझे, ये लाइन कहां से पास हो रहा है 2, √2 से पास हो रहा है, तो आपके पास पॉइंट भी है, आपके पास स्लोप भी है, तो इसका यूज करके लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। यहां से आपको इसका भी स्लोप मिल गया था, स्लोप भी पता है, जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट भी पता है, तो वापस इसको यूज करके इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। अगर सिर्फ लाइन का इक्वेशन निकालना होगा तो मिल गया आंसर, और अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए तो दोनों लाइन को फिर सॉल्व कर लेंगे ये पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई मेंशन किया जाए पर्टिकुलर आप इसी मेथड से करके, तो फिर अगर वो बोले कि आपको एंगल ऑफ 2 लाइंस का ही कंसेप्ट यूज करना है, तो फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको यही करना है। अगर मेंशन नहीं तो फिर दोनों ऑप्शन है, कैसे भी करना। ऑब्जेक्ट में पूछे जाने के चांस नहीं है, तो फिर बच्चे ऑप्शन पूछ करके रख लेंगे, क्यों इतना दिमाग लगाएंगे ना, तो डिस्टेंस निकालेंगे ऑप्शन से किसका डिस्टेंस सेम आ रहा है। पर सब्जेक्ट में ये आप लोगों को स्कूल के एग्जाम्स वगैरह में पूछ सकते हैं। समझ आया? आज पे जो क्लास में डिस्कस किए सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जो लास्ट 3 क्लास में हमने जो डिस्कस किया, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, और उससे जो 2 रिलेशन मिले कि 2 लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप मस्ट बी सेम, 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1। और ये जो मैंने लाइन का इक्वेशन फाइंड करने का जो तरीका बताया है ना, कोई भी 2 लाइन के बीच में अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो आप कौन सी मेथड से फाइंड करोगे, y minus y1 equal to m into x minus x1, x1 y1 is a fixed point and m is a slope, these are your minimum requirements। तब आपके पास लाइन के 2 फॉर्म, जनरल फॉर्म तो था ax plus by plus c equal to 0 पर एक स्लोप पॉइंट फॉर्म पे भी। क्लियर है ना? आप लोगों को क्या काम कर जाना है, मॉड्यूल सब तो मिल चुका है, उसका DPP1 में टोटल 70 क्वेश्चन, आप लोग को 16-17 ही करना है, बस 15 करना है, राइट? एकदम बेसिक से